नमस्कार व्यूअर्स, प्रिय विद्यार्थियों। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। हिंदी साहित्य की रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये कड़ी आज 12वें भाग पर पहुंच गई है। 11 भाग हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्रश्न हैं रीतिकाल से संबंधित, महत्वपूर्ण तथ्य भी हो चुके हैं। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्नों को पढ़ के आपको पता चल गया होगा। यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में, पुस्तक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। लेखिका है उर्मिला। पुस्तक में हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ज़्यादा सामग्री एकत्रित की गई है। सभी विषयों के संबंध में हर जानकारी आपको इस पुस्तक में उपलब्ध मिलेगी। सभी कवि लेखक एक ही जगह दर्शाए गए हैं। उनके विषय में आप कोई भी जानकारी एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पुस्तक के अंत में प्रश्न पत्र दिए गए हैं काफ़ी संख्या में। उनके जरिए आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। ऐसी पुस्तक है कि यदि इस एक पुस्तक को पढ़ के आप अपनी परीक्षा में बैठते हैं तो आप पाएंगे कि परीक्षा में आने वाला हर प्रश्न इस पुस्तक में उपलब्ध है। यदि आपने अच्छे से पुस्तक को पढ़ के और फिर आप परीक्षा में बैठे हैं तो आप 100% इस एक पुस्तक के दम पे अपनी परीक्षा में सफल होंगे। ये मेरा आपसे दावा है। मैं तो यही चाहूँगी कि इस पुस्तक को आप अवश्य एक बार देखें। देखने के बाद इसको पढ़ें। देखते ही आप इसको पढ़े बगैर रह ही नहीं पाएंगे। ऐसी पुस्तक है ये। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। ये नंबर आपको वीडियो के शुरुआत में भी मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो प्रश्न हम कर रहे हैं उससे पहले का आप भाग प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से पहला भाग प्राप्त कर सकते हैं। या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप पहले के भागों को प्राप्त कर सकते हैं। अब रीतिकाल चल रहा है तो रीतिकाल नाम से ही प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सभी रीतिकाल से संबंधित सभी जानकारी एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं। आगे शुरू करने से पहले एक निवेदन करती हूँ आपसे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। और इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 62। देखिए, रीतिकाल से संबंधित पहला भाग था, उसमें 102 प्रश्न थे। अब ये दूसरा भाग चल रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। इसमें 111 प्रश्न हैं और साथ ही रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आते हैं, वो भी हो चुके हैं। आज प्रश्न नंबर दूसरे भाग का 62 है। इसमें रचनाएं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके रचयिता। कौन सी रचना किसने लिखी ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। गीति संग्रह, वीर वारिस, अंग दर्पण, गोविंद विलास, बोधा, रसलीन, कृष्ण कवि, रसनिधि। देखिए, गीति संग्रह ये किसकी रचना है। गीति संग्रह मिलान करते हैं, ये रसनिधि की रचना है। किसकी है? रसनिधि। वीर वारिस इसका सबको पता है किसकी है, बोधा की। अंग दर्पण ये रसलीन की रचना है।
गोविंद विलास ये कृष्ण कवि की रचना है। ठीक है, मिलान कर दिया है। आप इनको लिखना चाहो तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, वार वधु विनोद नामक कृति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वार वधु विनोद, कालिदास, द्विजदेव, राम सिंह, वृंद। देखिए, वार वधु विनोद इसके रचनाकार हैं कालिदास। ये कालिदास जो संस्कृत कवि कालिदास है वो नहीं है, कालिदास त्रिवेदी है। कौन है? त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। इनकी रचना है वार वधु विनोद। ये कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के अलावा जम्बू नरेश जोग सिंह के यहाँ भी रहे हैं, इनके आश्रय में भी रहे हैं ये जम्बू नरेश जोग सिंह। और उन्हीं के आश्रय में रहते हुए उन्हीं के लिए 1749 में ये वार वधु विनोद लिखा था इन्होंने। कब लिखा था? 1749 में जम्बू नरेश जोग सिंह के आश्रय में रहते हुए उन्हीं के लिए वार वधु विनोद लिखा था। ठीक है ना? महत्वपूर्ण जानकारी, नई जानकारी, लिख लीजिएगा इसको। अगला है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार रसलीन, रसनिधि, प्रताप शाही, जसवंत सिंह। इन चारों में से बताना है कौन है ये? प्रताप शाही। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी है? प्रताप शाही की रचना है। अगला प्रश्न है, गोविंदानंदन धन के रचयिता कौन है? गोविंदानंदन धन के रचयिता इन चारों में से तो सोम, रसिक, गोविंद, सेवादास। कौन है? कौन होंगे? रसिक गोविंद। कौन है? रसिक गोविंद। रसिक गोविंद के विषय में थोड़ा बताती हूँ, आप उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। रसिक गोविंद ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। इनका संबंध कौन से संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय से। निम्बार्क, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय से इनका संबंध है। और ये जयपुर के रहने वाले नटाणी जाति के थे। कौन सी जाति के थे? नटाणी जाति के थे। कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे। और जो इनका ग्रंथ है रसिक गोविंदानंद धन, ये 700-800 पृष्ठों का एक बड़ा भारी ग्रंथ है। 700-800 पृष्ठों का एक बड़ा भारी ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। रसिक गोविंद किस संप्रदाय के कवि हैं? ये मैंने पहले ही बता दिया। किस संप्रदाय के कवि हैं? निम्बार्क संप्रदाय के। ठीक है, आगे देखते हैं। यमुना लहरी किसकी रचना है? यमुना लहरी, पद्माकर, बेनी परवीन, गवाल कवि या इनमें से कोई नहीं? यमुना लहरी किसकी है? गवाल कवि की। गवाल कवि की रचना है। गवाल कवि का जन्म 1791 में हुआ था और 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका जन्म आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जुगल विलास के रचनाकार कौन है? जुगल विलास, राम सिंह, गवाल, याकूब खां, सोमनाथ। जुगल विलास ये राम सिंह की रचना है। किसकी रचना है? राम सिंह। अगला प्रश्न आता है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस पीयूष निधि, गोप, गवाल, सोमनाथ, राम सिंह। रस पीयूष निधि के रचनाकार इनमें से कौन है? सोमनाथ। किसकी रचना रस पीयूष निधि? सोमनाथ की है। और सोमनाथ का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म वर्ष को भी आप लिख सकते हैं, इनके मृत्यु वर्ष को भी लिख सकते हैं। प्रश्न आता है कि निम्न कवि को कर्म से लगाइए, कर्म के अनुसार इस प्रश्न का हल कीजिए। तो आप हमें जन्म वर्ष का पता होगा तभी हम लिख पाएंगे क्रम से, नहीं नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप इसके जन्म वर्ष को, मृत्यु वर्ष को लिख लीजिएगा। सोमनाथ इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था, 1760 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। असत्य कथन चुनना है। कौन सा कथन गलत है? राधा सुधा शतक श्री अठी जी की रचना है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं।
बिहारी रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और हमीर हट के रचयिता सेनापति हैं। देखिए, राधा सुधा शतक श्री हठी जी की रचना है, बिल्कुल सही है। राधा सुधा शतक किसकी रचना है? हठी जी की। कवित्र रत्नाकर इसके रचयिता सेनापति हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिहारी रत्नाकर इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी बिल्कुल सही है। अब इन चारों में से सत्य कौन सा, गलत कौन सा है? हमीर हट, ये गलत है, ये सेनापति की रचना नहीं है। किसकी रचना है हमीर हट? गवाल कवि की है। किसकी रचना है? गवाल कवि की हमीर हट। तो यहाँ पे जो घ विकल्प है ये क्या होगा? असत्य होगा, गलत होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? घ। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा? घ। आगे देखते हैं। केशवदास की निम्न रचनाओं का कालक्रम क्या है? अभी रचनाएं आ गई हैं। कई बार क्या, हर प्रश्न में, हर परीक्षा में रचनाएं और कवियों का जो कालक्रम है वो आता ही है। इसको आप याद करना ही होता है। मैं आपको सन बता रही हूँ, उनको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। केशवदास की रचनाएं सभी रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रत्न बावनी, चारों रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की। अब देखते हैं कौन सी रचना कब है। रसिक प्रिया, इसका प्रकाशन वर्ष बता रही हूँ मैं। रसिक प्रिया ये है 1591। कौन सी? रसिक प्रिया। रामचंद्रिका ये 1601। रामचंद्रिका कौन सी है? 1601 में। कवि प्रिया ये भी 1601 में लिखी गई थी, 1601 में। रत्न बावनी का जो रचनाकाल है वो है 1607। ठीक है, कौन सा है? 1607। तो इस प्रकार हमारा जो पहला विकल्प वही सही हो जाएगा। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया ये भी 1601, रत्न बावनी 1607। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? कै। ठीक है, कै विकल्प इसका सही है। सबसे पहले रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर कवि प्रिया, फिर रत्न बावनी। अगला प्रश्न आता है, पंचाध्यायी व सुजान विलास किसकी रचनाएं हैं? पंचाध्यायी व सुजान विलास दोनों रचनाएं किसकी, ये बताना है। पंचाध्यायी व सुजान विलास गुमान मिश्र, मंडन, सोमनाथ, रसिक गोविंद। पंचाध्यायी और सुजान विलास ये सोमनाथ की रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं किसकी हैं? सोमनाथ की। अगला प्रश्न है, बिहारी विहार किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर है ये, पंडित परमानंद या फिर पद्माकर। बिहारी विहार ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बिहारी विहार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन प्रसिद्ध कवि अंबिका दत्त व्यास की है। ये इन्होंने बिहारी सतसई के आधार पर कुंडलियों की रचना की थी। बिहारी सतसई के आधार पर कुंडलियों की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? नाम क्या था? श्रृंगार सप्तशती। और बिहारी के जो दोहे थे उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था? इन चारों में से लल्लूलाल है, मुंशी देवी प्रसाद है, पंडित परमानंद है और बिहारी है। अब देखिए, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि का सबसे प्रामाणिक और मार्मिक संस्करण किस कवि ने निकाला? बिहारी कवि का सबसे प्रामाणिक और मार्मिक संस्करण जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला था। मार्मिक संस्करण किसने निकाला? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार जो पहले आ चुका है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, किस छंद में लिखा था? ये बिहारी विहार किस छंद में लिखा था? कुंडलिया, सवैया, रोला या सोरठा? देखिए, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार रोला छंद में लिखा था। किस छंद में लिखा था? रोला छंद में। जो दोहा अगला है, उचित मिलान करें। मिलान करना है हमें। यहाँ भी रचनाएं हैं और एक तरफ उनके रचयिता है। कौन सी रचना किसकी है ये बताना है। भिखारीदास, सोमनाथ दुल्लह और प्रताप शाही। श्रृंगार मंजरी
कवि कुल कंठाभरण, काव्य निर्णय और सुजान विलास। देखिए भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। कौन सी है? काव्य निर्णय। ये काव्य प्रणय नहीं है, काव्य निर्णय है। ठीक है। सोमनाथ, सोमनाथ की है सुजान विलास, ये पहले भी आ चुका है सुजान विलास। दुल्लह एक कवि की रचना है कवि कुल कंठाभरण, और प्रताप शाही की है श्रृंगार मंजरी। रचनाओं का मिलान हो गया, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, जग की कविताई के धोखे रहे जहां परवीनन की मति जाति छकी। ये पंक्ति किसकी है? केशवदास, घनानंद, बिहारी देव। तो ये पंक्ति है, ये घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। अगला है, निम्न में से किस कवि की जन्मस्थली बांदा है? मतीराम, देव, पद्माकर, बोधा। देखिए यहां पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा में हुआ था। सही उत्तर क्या है? ग पद्माकर। इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। ये क्या थे? तेलंग ब्राह्मण थे। क्या थे? तेलंग ब्राह्मण। तेलंग ब्राह्मण थे जो दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। लेकिन जो इनके पिता मोहनलाल भट्ट, पिता का नाम क्या था? मोहनलाल भट्ट। मोहनलाल भट्ट। ये सागर में आकर बस गए, सागर में आके रहने लग गए, और यहीं 1753 ईस्वी में पद्माकर का जन्म, यानी कि बांदा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सी रचना सही है या नहीं देखते हैं। रस प्रबोध 1947 रसलीन की रचना है। श्रृंगार और वीरस की प्रधानता रीतिकाल में रही। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। इश्क नामा के रचयिता आलम है। यहां दो बातें गलत है। एक रस प्रबोध ये 1947 नहीं हो सकता, ये गलत है। अगला है, इश्क नामा के रचयिता आलम है, ये गलत है। यहाँ पे इश्क नामा के रचयिता आलम नहीं है। कौन है? इश्क नामा के बोधा है। कौन है? बोधा। एक है इश्क लता, ये इश्क नामा है, और एक इश्क लता है। दोनों में लता और नामा का फर्क है। इश्क लता किसकी रचना है? वो घनानंद की रचना है। घनानंद की रचना है इश्क लता। इश्क नामा किसकी है? बोधा की है। ठीक है। तो यहां इस प्रश्न का जो है विकल्प वो गलत होगा। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है। रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 81 रह गया हमारा, वो देखते हैं पहले। बीच में श्रृंखला हमारी टूट रही है, श्रृंखला में नहीं तोड़नी है, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ भी क्या है? उचित मिलान करना है। रचनाकार है, कवि है, और उनका जन्म वर्ष है। कौन से कवि का जन्म कब हुआ था ये बताना है। आलम, बिहारी, भिखारीदास, भूषण। आलम का जन्म कब हुआ था? देखते इन चारों में से कौन सा जन्म वर्ष है? 1583। आलम का जन्म 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बिहारी, इनका जन्म 1595 में हुआ था। भिखारीदास 1705। भूषण 1613। यहाँ मिलान हो गया है। इनको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अंत में एक बार फिर से कहना चाहूँगी, यदि पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 987392
30334। धन्यवाद।